जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, हमको ध्यान भी नहीं रहता। लेकिन कभी कभार ऐसा जरूर होता है कि फिल्म मेकर्स को शायद ये बात कहीं ना कहीं फील होती है कि उनको एक आध ऐसी मूवी तो बनानी चाहिए कि लोगों के जहन में वो मूवी रह जाए। केसरी 2 जो अभी हाल के दिनों में थिएटर्स में रिलीज हुई है, ये एक ऐसी ही मूवी है जो कि आपके साथ एक लंबे समय तक रहने वाली है, एक लंबा वक्त आपके साथ गुजारने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, केसरी 2 एक जस्ट आउटस्टैंडिंग मूवी है। स्टार रेटिंग देना इस मूवी को मेरे बस की बात नहीं है। अक्षय कुमार की पिछले कुछ समय में वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है। आर माधवन की पिछले कुछ समय में वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है। केसरी 2 को आने वाले समय में हिंदी सिनेमा की एक कुछ बेहतरीन मूवीज में से एक याद रखा जाएगा। और इसलिए नहीं कि सिर्फ एक सिनेमा है, बल्कि इसीलिए कि इस मूवी ने हमारे भारत की आजादी के संघर्ष के एक ऐसे चैप्टर को हमारे सामने लाकर रखा है जिसको कि शायद आज का हमारे युवा को जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि उनको भी पता चले कि आखिर क्यों अंग्रेजों के लिए भारतीयों के दिलों में जो 1% की नफरत बैठी हुई है वो क्यों बैठी हुई है। मतलब आप देखिए, मैंने बोलना शुरू किया और धूप इतनी तेज मुंह पर पड़ रही है कि मेरा मुंह पूरा चमकने लगा है। लेकिन ये मूवी है ही ऐसी कि इसके बारे में बात किए बिना रहा ही नहीं जा सकता। आज थोड़ा व्यस्त था, स्टूडियो से बाहर था, लेकिन वो होता है ना कि एक दिल में टीस रहती है कि नहीं यार, इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। पहले मैंने सोचा कि रात में जाकर इसके बारे में बात करूंगा या कल इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अभी मूवी को देखकर आया हूं, अभी जहन में जो चीजें हैं वो बाद में नहीं हो सकती। कई लोग सोचेंगे कि यार क्या मूवी में कुछ भी बुरा नहीं है, तो मैं सबसे पहले मूवी के बारे में बात करूं उससे पहले ही आपको एक बुराई जो मुझे इस मूवी में लगी आपको बता देता हूं। और वो बस ये है कि मूवी में कुछ जगहों पर थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी का उपयोग किया गया है, और वो अंग्रेजी जो है शायद जो हमारे मास सेंट्रिक एरियाज है वहां के लोगों को शायद ऐसा लगे कि यार ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मूवी में मुझे कोई फ्लॉ नहीं लगा, कोई फ्लॉ नहीं। एक के बाद एक हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने की थी, भूल ना जाऊं इसलिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया है, तो एक एक करके जरा बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मूवी के ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में, तो देखिए मूवी जिस टॉपिक के ऊपर बनी है, पहली बात तो वो टॉपिक ही इतना ज्यादा हर भारतीय के दिल के करीब है कि वो ऑब्वियस सी बात है, एक इमोशनल प्लेस हर एक भारतीय की जगह दिल में रखेगा ही। प्लस जिस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को फिल्माया गया है, जलियांवाला बाग का जो पूरा एक सिनेरियो वहां पर सीन शूट किया गया है, उसको इतनी सच्चाई के साथ में आपके सामने रखा गया है कि मूवी खत्म भी जब हो जाएगी ना, तब भी आपके जहन में रहेगा कि यार वाकई में उस दिन क्या किया था अंग्रेजों ने। बहुत बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग तरीके से उस सीन को फिल्माया गया है, एंड वो सीन आपके जहन में जरूर जिंदा रहेगा। इसके अलावा मैं अगर आगे बात करूं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर ऐसा कंटेंट परोस सकती है, तो फिर हमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से सवाल करना पड़ेगा कि भाई आखिर आप ऐसा कंटेंट के ऊपर क्यों फोकस नहीं करते। एक ऐसा शख्स जिसने कि अंग्रेजी हुकूमत से इस तरीके से लोहा लिया जो उन्हीं की भाषा में हो, ये तो मतलब हमारे इतिहास में हम जो हमें पढ़ाया जाता है उससे सबसे आगे होना चाहिए। फिर इन चीजों को क्यों हमेशा पीछे रखा गया। अभी कुछ दिनों पहले हमने छावा को लेकर भी ऐसी ही बात करी थी, एंड नाउ केसरी 2 में सी शंकरन जी के बारे में जो चीजें हमको बताई गई हैं उसमें भी वही चीज निकलकर सामने आ रही है। डायरेक्शन की बात करें तो करण सिंह त्यागी जो है वो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जिस तरीके से एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी, एक ड्रामा हमारे सामने पेश किया है, साथ ही साथ इस मूवी का जो इमोशनल डेप्थ है प्लस जो हिस्टोरिकल डिटेलिंग है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया है। इससे होता यह है कि आप जब मूवी देखते हो ना, तो आपके जहन में कोई सवाल नहीं छूटता कि यार ये हुआ था तो ये क्यों, ये हुआ था तो ये क्यों। ऐसा ये नहीं होता आपके साथ में। आपके जहन में सारी चीजें एक तरीके से क्लियर हो जाती हैं और आप स्टोरी के साथ बहते हुए चले जाते हो। और जब एक डायरेक्टर अपनी कहानी के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है ना, तब ये चीज पॉसिबल हो जाती है, जो कि करण के साथ में हुई है। अब ऐसे में अगर हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात करें तो देखिए, जब भी आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करते हो और उसको आप कोर्ट रूम ड्रामा के रूप में पेश करते हो, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके सामने रहता है वो रहता है कि आखिर कहानी को, स्टोरी टेलिंग को, स्क्रीन प्ले को आप कैसे रखें कि दर्शक आपसे बिल्कुल बंधे बैठे रहें। इस मूवी में वही चीज बहुत अच्छे तरीके से हुई है। हर एक पॉइंट पर आपके जहन में एक सवाल रहता है कि यार अब क्या होगा, और यही सवाल आपको पूरी कहानी से पूरे टाइम बांध के रखता है, एंड इवेंचुअली यू एंड अप, मतलब मूवी के साथ जब आप अपने आप को बाहर निकालते हो ना थिएटर के,
तब आपके अंदर ना वो कहानी जिंदा रह जाती है, आपको लगता है कि नहीं मैंने वाकई में कुछ देखा है। अगर हम लोग एग्जीक्यूशन की बात करें कि किस तरीके से स्क्रीन प्ले को एग्जीक्यूट किया गया है, तो यहां पर एक्टर्स की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी कि जिसको जो चीज काम दिया गया उसने उसमें पूरी की पूरी जान फूंक दी। और वैसे भी देखिए, जब स्टार कास्ट में अक्षय कुमार और आर माधवन जैसे दिग्गज बैठे हो तो फिर ये बात बोलना तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेमाना हो जाता है। इनके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत इमोशनल चीजें रहती हैं, जब इमोशनल सीन्स वगैरह होते हैं तो कई बार उनका ओवरडोज भी हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। एकदम चेक किया गया है कि भाई कितना सही रहेगा और कितना लोगों के जहन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो यहां पर ये नहीं होता कि आप देखते देखते आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, ऐसा कभी आपको नहीं लगेगा। आपको बल्कि लगेगा कि हाँ जो है जितना है बिल्कुल सटीक है और सही मात्रा में। इसके अलावा अगर हम लोग टेक्निकल स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो देखिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब आप एक पीरियोडिक ड्रामा बनाते हो टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसमें देखिए जो डायलॉग्स, जो मैंने शुरुआत में आपको इंग्लिश वाली बात बोली, आप बस उसको हटा दीजिए। उसके अलावा डायलॉग्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, पैट्रियोटिज्म से भरपूर है। और मैं अभी जाट मैंने कुछ दिनों पहले देखी थी, तो उसमें मेरे को एक चीज समझ में आई कि आज की तारीख में जो हम हीरोज को बहुत ज्यादा इनसिक्योर दिखाने लगे हैं, कमजोर दिखाने लगे हैं, रोजमर्रा की मुश्किलात से लड़ते हुए दिखाने लगे हैं, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं जो हार्ड हिटिंग डायलॉग्स वाला जो एक पूरा सिनेरियो था बॉलीवुड में, वो कहीं ना कहीं खो चुका है। और इन मूवीज के थ्रू, इवन अगर हम केसरी की भी बात करें तो इसमें भी ना कई सारे हार्ड हिटिंग डायलॉग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस कारण से ना आपको मूवी एकदम अपलिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो बैकग्राउंड स्कोर है उसने कहीं ना कहीं सीन्स को अपलिफ्ट करने का काम किया है, प्लस आपको वो जबरदस्ती के फील नहीं होते, आपको बिल्कुल इमोशंस के साथ बहने के लिए मजबूर कर देते हैं। बेसिक सी बात यह है कि हर एक जगह पर वो बिल्कुल एप्टली वो फिट होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर हम लोग इस मूवी के कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, आप इसको एक तरीके से इमोशनली सेटिस्फाइंग बोल सकते हो, फैक्टफुली सेटिस्फाइंग बोल सकते हो। मतलब मूवी देखकर आपको एक तसल्ली सी होगी, चलिए जो हुआ जलियांवाला बाग के बारे में नहीं, जो उसके गुनहगारों के साथ हुआ वो बहुत सही हुआ। मतलब कुछ ऐसा आपको फील आएगा। एंड देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि यार टीस रह गई, नहीं, वो वाली चीज नहीं होगी। बिल्कुल आप थिएटर से जब बाहर निकलेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक परिपूर्णता लेकर निकलेंगे कि नहीं यार हमने वाकई में कोई चीज खत्म होते हुए देखा है। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें इन दी एंड, अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए अक्षय कुमार ने एक तरीके से ऐसा लगता है कि शायद ये जो रोल था ये अक्षय कुमार के लिए टेलर मेड था। अक्षय कुमार ने करियर बेस्ट मैं कह सकता हूं एक तरीके से कि यहां पर अपनी परफॉर्मेंस निकाल कर रखी है। जिस इंटेंसिटी के साथ में, रिस्ट्रेन के साथ में, कमांड के साथ में, ब्रिलियंस के साथ में अक्षय कुमार ने अपने इस रोल को अदा किया है वो बहुत शानदार है। मतलब आपको देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि आप अक्षय कुमार को देख रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सी शंकरन जी को ही देख रहे हैं। इतना ज्यादा कन्विंसिंगली यहां पर अक्षय कुमार ने रोल को प्ले किया है। क्लाइमैक्स में जो एक आउटबर्स्ट आता है अक्षय कुमार का वो बिल्कुल ऑन पॉइंट था, और उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अक्षय ने शायद आपके दिल की बात ही बोल दी है। एंड अगेन आप इस परफॉर्मेंस को अक्षय की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल गिन सकते हैं। आर माधवन की बात करें, देखिए जब आप अक्षय कुमार की बात करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक तगड़ा एक्टर चाहिए। एंड आर माधवन का जब मैंने ट्रेलर में पूरा उनका देखा था तभी मुझे लगा था कि भाई ये तो मतलब फटने वाली चीज है, और वही हुआ। नॉकआउट परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं ना, आर माधवन ने वो परफॉर्मेंस यहां पर दी है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपको उस कैरेक्टर से एक पॉइंट पर नफरत भी होने लगेगी कि यार ये क्या कर रहा है यार। और जब एक कलाकार के तौर पर आप दर्शकों को इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वो आपसे नफरत करने लगे, तो यकीन मानिए आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। मतलब एक्चुअली में ये कहना गलत नहीं होगा कि शैतान के बाद में आर माधवन से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वहां पर वो अजय देवगन के अपोजिट थे। अजय देवगन अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। और उसके बाद में अब एक बार यहाँ पे जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो भी एक अगेन टॉप नॉच है। अनन्या पांडे ने यहाँ पर एक अच्छा काम करके दिया है। साइमन डे ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने जनरल डायर का रोल अदा किया है। अनन्या पांडे बेसिकली मेरे लिए यहाँ पर एक सरप्राइज हाईलाइट के तौर पर आई, और ट्रेलर में देखकर लग रहा था कि इस बंदी ने इस बार कुछ अच्छा किया। और यकीन मानिए अनन्या पांडे ने कहीं ना कहीं एक्टिंग सीख ली, अब ऐसा लगने लगा। रजीना कैसेंड्रा की बात करें तो बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन एक मार्क छोड़कर जाती है। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो देखिए मैं बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा खींचने का मतलब नहीं है। इस मूवी को आप जरूर देखिए, मैं बस इतना कहूंगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।